Namaskar दोस्तों. I am Purnima from Fertility Dost and I welcome you again in one another interesting session with Fertility Dost on Fertility Dost platform. And today we'll discuss about male infertility. हम बहुत सारी बातें करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में. हम ये भी पूछते हैं कि क्या ज़रूरत है इस टॉपिक को टच करने की. क्या हम सच में चाहते हैं कि ओपनली या यूं कहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वी नीड टू डिस्कस सच थिंग्स. यस वी डू. सोसाइटी कहीं ना कहीं मेल और फीमेल फर्टिलिटी इक्वेशंस को लेके थोड़ा बायस हो जाती है, बट एज अ सपोर्ट सिस्टम हम कभी बायस नहीं होते. हम ये नहीं कह रहे कि मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत कम हैं. मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ है, केसेस हैं, पर कहीं हम खुल के सामने नहीं आते. हमेशा हर बार एक फीमेल से वी नीड टू टेल क्या हुआ, व्हाट्स योर फैमिली प्लानिंग, क्या कर रहे हो. गुड न्यूज़ नहीं दी, बट वी नेवर मेक अ बी लाइन टुवर्ड्स अ मेल एंड सेज कि अरे वाह अभी तक न्यूज़ नहीं सुनाई, व्हाई सो. आज हम इन सारे पॉइंटर्स को टच करेंगे. हम बात करेंगे कि सोसाइटी ऐसा क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और क्या सच में ऐसा है कि वी नेवर वांट टू डिस्कस अबाउट दिस मेल फैक्टर. ऐसा नहीं है, हम बात करना चाहते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली मेल्स आर ऑल्सो ओपनिंग अप टुवर्ड्स दिस थिंग. वो चाहते हैं कि उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स उनके सामने डिस्कस किए जाए. तो आज हमने सोचा कि आज हम एक बहुत सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं और जिनसे हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में. सीमन एनालिसिस बहुत सिंपल टर्म है. जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो वी टेंड टू टॉक अबाउट नंबर ऑफ हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स. बट मेल की बात करते हैं तो बस एक छोटी सी रिपोर्ट. क्या और भी रिपोर्ट्स हैं जिनको हम ऐड ऑन करें तो वील गेट द क्लियर कट पिक्चर कि रीज़न क्या है, डायग्नोज कैसे करना है, और ऑब्वियसली जब डायग्नोज हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑलवेज देयर फॉर यू. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तभी हमने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट मेल हाइपोफर्टिलिटी. जी हाँ, हाइपोफर्टिलिटी इज क्वाइट अ न्यू नेम. आज हम समझेंगे कि क्या सच में इस नाम की उतनी ही वैल्यू है जितनी कभी हम फीमेल्स के बारे में बात करते हुए करते हैं. सो मेल हाइपोफर्टिलिटी, द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स. थोड़ा हटके टॉपिक है, बट व्यूअर्स चाहते हैं कि हम इस बारे में बात करें, तो हमने आज मुंबई के एक बहुत सीनियर डॉक्टर को अपने साथ इनवाइट किया है टू डिस्कस ऑल दिस थिंग. एंड व्यूअर्स प्लीज स्टार्ट पूरिंग योर क्वेरीज, योर डाउट्स, जो भी आपके मन में है, चाहे आपको लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देन ऑल्सो. और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आज अपने आपके सारे डाउट्स अपने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर दूर करें. एंड अगर आपको लगता है ऑनलाइन पे, सोशल मीडिया पे, यू डोंट वांट योर नेम टू बी हाईलाइटेड, देन प्लीज सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल नंबर और मेरी टीम यहाँ पे आपके सवालों को रखेगी. दिस सेशन इज बीइंग एयर्ड ऑन फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज एंड ऑफ कोर्स आर अपना हमारा यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड कॉल द सीनियर डॉक्टर ऑन मेन स्क्रीन. और आपसे यही दरखास्त है कि सेशन में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक. ज़रूर देखिएगा, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो आपको काम आएगी. And UNS, thank you so much for arranging this wonderful session with such a senior doctor of Mumbai. So viewers, let's begin the session and I would like to call the doctor on the main screen. Namaskar, Dr. Kulkarni. Welcome to Good Fertility Dose. afternoon. Good afternoon, and namaskar to everybody who's hooked into your program. We believe आप बहुत अच्छा काम कर रही है पूर्णिमा जी, and आपने सही कहा, ये हटके टॉपिक है जिस पर आप टच कर रही हैं. एंड शायद दिलचस्पी लोगों को इसमें होगी कि ये हाइपोफर्टिलिटी टर्म पहली बार सुन रहे हैं, तो Right. इसी से हम शुरू करते हैं अपने दोपहर की गुफ्तगू. तो आई फील एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल में आता है इनफर्टिलिटी. अब उसको आप लोगों ने बहुत सुना होगा, चर्चित है, लेकिन हाइपोफर्टिलिटी का मतलब ये है कि बिलो ऑप्टिमम. तो हमारे दीपक चोपड़ा साहब जो अभी गोल्ड मेडल जीत चुके, अगर उनका थ्रो थोड़ा कम पड़ जाता ओलंपिक्स में तो उनको सिल्वर मेडल मिलता. तो क्या हाइपोफर्टिलिटी का मतलब हमारा जो काउंट है इसका कोई कट ऑफ है कि भाई यहाँ गोल्ड मेडल और यहाँ सिल्वर मेडल? ऐसा नहीं है. हाइपोफर्टिलिटी का मतलब ये है कि गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की. ये सिंपल वे टू अंडरस्टैंड है.
और Correct. जरूरी नहीं कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि फला बंदे में प्रॉब्लम है इस कपल के। तो हाइपोफर्टिलिटी इज अ लूज टर्म विच कैन से वी कैन हैव सम इम्प्रूवमेंट। पैरामीटर्स के बारे में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम ये समझे कि आज की भागदौड़ की दुनिया में पोल्यूटेंट्स जहां इतने सारे हैं, टबैको का इस्तेमाल जो जहां अल्कोहल का इस्तेमाल है, और बहुत सारे और चीजें, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, मेंटल प्रेशर्स, पुरुषों में काउंट, ये एक जो क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया, आपने कहा सीमेन एनालिसिस एक टेस्ट है, आपकी बिल्कुल जायज बात है। वो इस्तेमाल ही इसलिए की जाती है कि या तो बंदा है ठीक कहता है खुद को और निकल जाता है जेल से, या वो वहां पे बने रहता है। अब हमें यह समझना है कि हाइपोफर्टिलिटी ये टर्म ऐसी है कि अगर पुरुषों में वंध्यत्व का शब्द का इस्तेमाल ना करें, और अगर हम कहें कि कुछ चीजों में वृद्धि आ सकती है, खास करके दवाइयों में, तो आज के अपने टॉपिक में न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब ये इस तरह की दवाइयां हैं जिसका रोल दवाइयों के तौर पे ना समझे, कंसिडर देम एज एडिटिव्स, कंसिडर देम एज, जिसको आप एक जमाने में टॉनिक कहा करते थे, या ऐसी दवाइयां। एंड मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो देने से कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है जिससे फर्टिलिटी आसान हो जाती है, मतलब आप दोनों की। ये बात और हमें पूर्णिमा जी क्लियर करनी होगी कि ये इनफर्टिलिटी नाम की जो ट्रीटमेंट का जो फील्ड है, हमें बड़ा दिलचस्प लगता है, इसलिए कि इनफर्टिलिटी एक ही विषय है जहां पे हम एक कपल को एक यूनिट समझ के देखते हैं। देखिए, आप और मेडिसिन की ब्रांचेस देखें, ऑर्थोपेडिक्स देखिए, जनरल मेडिसिन देखिए, जनरल सर्जरी, पेशेंट एक होता है। ये पहला फील्ड है जहां पे दो मिला के एक गुट बनता है। इसका साइकोलॉजिकल रैमिफिकेशन भी है। और पुरुषों में अक्सर हमने देखा है कि पहली इमीडिएट रिएक्शन जो होती है, अगर शादीशुदा है और बच्चा नहीं होता है, जैसा आपने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां से पुरुषों को अक्सर जो है वो पूछा नहीं जाता। ये अपनी सोसाइटी की जो है वो बदहालती कहेंगे, या मतलब देखने का एक नजरिया है। लेकिन उससे हटकर मैं ये चाहूंगा आप समझे कि द पुरुष जो पेशेंट के तौर पे वहां है, क्या वो खुद को अपनी कोई टेस्ट करने लायक सही समझता है? नहीं, यहां से बात शुरू होनी चाहिए। So a man need not consider himself any less responsible for pregnancy in a couple. Right. Data seems to suggest that 50% of the times उन्हीं का रोल होता है, और हमें ये भूलना नहीं। बिल्कुल, सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, एंड तभी हम चाहते हैं कि आज हम इस टॉपिक को ज़रूर टच करें। बेशक हम आपको उतने इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स ना समझा पाए, पर एटलीस्ट हम आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि क्या सच में ऐसा है। शुड वी स्टार्ट विद द स्लाइड्स? Can I also make one small comment now about हाँ, hypofertility पे हमने कहा अभी। तो हाइपोफर्टिलिटी नाम की चीज अगर हम कहें कि भाई वो 2/3 है आपके इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से नीचे, मतलब एक हम उसे पहाड़ कहेंगे, तो पहाड़ के नीचे का हिस्सा मोटा होगा। तो ये वाली अगर 2/3 प्रॉब्लम है हाइपोफर्टिलिटी, जिसके ऊपर मेल इनफर्टिलिटी बनती है, तो मजे की बात तो ये है कि ये 2/3 को हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कोई दवाइयों ज्यादा देनी नहीं पड़ती, या इस इनफर्टिलिटी के चुंगल से आप निकल के बाहर जल्दी से आ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टेक होम मैसेज आई वांट आवर कपल्स टू नो, कि अ मेल शुड बी फोर्थकमिंग टू अंडरगो टेस्ट्स एंड एज वेल एज ट्रीटमेंट, बिकॉज ये बहुत ग्रेटिफाइंग है, इससे आपको जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट आई थिंक वी शुड गो टू द स्लाइड्स। राइट, आई थिंक आई एम putting it on slide share. Could you do that for me, या please? I'll do that. Okay. So yeah, these are the introductory slides. I believe you don't need to worry so much about the first few slides. This is more like a CV. So ठीक है. So I think what we need to look at this hypofertility in the male. अब हमें दो तीन चीजें मुझे हाईलाइट करनी है। इनफर्टिलिटी नाम का शब्द जो है इस्तेमाल में, डिक्शनरी वो कहती है, या WHO का डेफिनेशन ये कि 1 साल शादी के पश्चात अगर आपने ट्राई किया और बच्चा नहीं हुआ तो आपको इनफर्टाइल करार दिया जाता है। द फनी थिंग इज, ये 1 साल कोई कोर्ट की डेट नहीं है। आप इससे जल्दी भी शुरू कर सकते ट्रीटमेंट, या बाद भी। पहले कुछ शुरुआती दौर पे इसको 2 साल की मोहलत दी जा रही थी, क्योंकि ये माना जाता था कि चीजें अपने आप से ठीक हो सकती है। So the $1 million question that you should understand is,
कब हमें टेस्ट करना शुरू करना है? तो अगर आप 20 साल पहले चाहते तो 2 साल के पहले आपकी ट्रीटमेंट ही नहीं होती, अब 1 साल के बाद होती है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि ये एक इंडिया ब्रेकअप बताया जा रहा है आपको। तो इंडिया का ब्रेकअप मतलब ये इस तरह से है कि भाई इसका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शायद इस चीज से लिंक्ड है कि वहां आपकी फर्टिलिटी सर्विसेज कितनी अवेलेबल है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एथनिसिटीज, कि ओके। कोई विशेष प्रकार का आदमी या विशेष प्रकार का पुरुष कोई ज्यादा वंध्यत्व से पीड़ित हो सकता है एक्सेट्रा। बट आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम 15% ये एवरेज पकड़े पॉपुलेशन में मैरिड न्यूली कपल्स में, तो नीचे वाली लाइन आप देखें इस स्लाइड की, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मेल। ये बिल्कुल प्रूव किया गया है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट फर्टिलिटी टू दैट एक्सटेंट कि भाई केवल स्त्रियों का जो है वो इवैल्यूएशन होता है, should not be the approach. And this was another way to look at this chart, but I don't think we want to waste time there. ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। अगर आप इसको देखें तो हल्का सा मैं आपको समझाऊं कि इवन एज, मतलब हम ये कई लोग जानते होंगे, एंड पूर्णिमा जी, आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज नॉलेजेबल इनफ टू नो that in a woman after 35 the quality of her eggs deteriorate, we are told. राइट। Also कि 40s के बाद वो बंद हो जाता है बनना। तो पुरुषों में भी उम्र का तकाजा इंपॉर्टेंट है। You cannot forget that a 85-year-old man technically can become a father, a biological father, but he may not be producing the best quality sperm that you expect at 30 or 35. So again, age does have a role to play. And the interesting part is कि अगर आप इस स्लाइड को देखें तो एडवांस्ड एज विद एडिशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स लाइक टबैको, अल्कोहल, आपको लगेगा ये बहुत रिपीटेटिव चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन इसका मायना है। राइट। प्लस हमारे पोल्यूटेंट्स एंड लाइफस्टाइल, सारी चीजें हमारे मेल पुरुषों का आउटपुट हम जिसको कहेंगे वो कम किए जा रहा है। अब ये जो है ये एक ट्रिविया के तौर पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सो याद रखिएगा कि एक पुरुषों पुरुष जो होता है उसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हम कहेंगे इज द स्पर्म, ठीक है। अब फर्क ये है कि स्त्री में एक या इक्का दुक्का अंडे बन सकते हैं, आई एम श्योर आवर ऑडियंस नोज दैट, बट इन अ मेल it is believed that anywhere up to 20 million sperm at the starting point are required. तो हमारी सारी गिनती मिलियन में होती है। तो जैसा कहते हैं ये करेंसी ही अलग है हमारे लिए पुरुषों के लिए कि आप मिलियन में हमसे बातें करें। तो स्पर्म काउंट भी जो होता है वो मिलियन में होता है, लोग अक्सर ये नहीं जानते। सेकेंडली, ये एक कलेक्टिव आउटपुट में से एक बंदा सिलेक्ट होके आएगा, और वो जो सिलेक्ट किया है वो उस झुंड में से एक, मतलब वन रैंडम स्पर्म विल बी सिलेक्टेड, एंड दिस स्पर्म इज एक्चुअली, मतलब यहाँ ये ट्रिविया के तौर पे मैं बता रहा हूं कि केवल 70 मिनट्स का लाइफ स्पैन भी अगर हो नॉर्मल केस में तो भी काफी हद तक काम हो सकता है। तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। कई बार ये टाइम बढ़ने की वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते पुरुषों में, या हमारे केस में वो बना हुआ स्पर्म एक एंड ऑर्गन की तरह है, मतलब वो फाइनल आपका प्रोडक्ट है फैक्ट्री का, जिसमें कई चीजों की कमी बनते हुए ही हो सकती है, विच इज वेयर कुछ दवाइयां, बहुत सारी और कॉमन सेंस की चीजें में हेल्प द पॉपुलेशन। सो वी बेसिकली लुक एट मेल्स एज a representative of the semen analysis। इसलिए since you started the talk with semen analysis, मैंने कहा उसी पे हम चले जाएं। तो याद रखिएगा कि एक स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो स्पर्म जो फाइनली बच्चा देने के लायक है, जो अंडे के साथ मिलन होके यू प्रिपेयर एन एम्ब्रियो, तो उस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जिसको हम कहेंगे वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री का आउटपुट है। अब यहां हमें समझना है कि ये फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट की गई है। कुदरत ने, भगवान ने हमको ये बहुत अच्छी तरह से इसको प्रोटेक्ट करवाया, और आउटपुट इज इन ह्यूज एक्सेस। और उसकी प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ आपकी लाइफस्टाइल या और चीजें उसे अफेक्ट ना करे, इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा। और उसके बावजूद हम जो है अगर सफर कर रहे हैं तो सम चेंजेस नीड टू बी डन। नाउ दिस इज जस्ट टू शो यू कि भाई दो हिस्से हैं हमारे, ये एक जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि स्पर्म बनने वाली फैक्ट्री और उसके निकलने वाला पाथवे है। कहीं पे भी हम कॉमनली जो तीन चीजें देखते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारी ये फैक्ट्री जो मैंने बताई इसमें कोई खामी हो
हो सकता है कि आपके पाथवे में जो पीला आपको दिख रहा है स्लाइड में, उसमें गड़बड़ी हो, इन्फेक्शंस हो, जो बहुत कॉमन देखते हैं हम। तो अक्सर मेल के इवैल्यूएशन में वो चीज अगर हम ढूंढ के निकाले, उसको ठीक करें, तो काउंट ही नहीं बल्कि वही दवाई अगर हम फीमेल पार्टनर को देते हैं तो वो दवाइयों की वजह से her tubes improve and we have had so many pregnancies to report. So the good news, is that कि common sense से अगर आप चले तो आपका काम बन सकता है। तो ये राइट में आप स्लाइड जो देख रहे हैं वो हमारा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जहां फैक्ट्री का जो है वो खिड़की से या झरोके से आप देख रही हैं कि जहां वो स्पर्म बनता है। पर ये प्रोसेस एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं इस स्लाइड में बहुत ज्यादा न जाकर ये बताऊंगा कि इसके ऊपर का कंट्रोल, बहुत सारे ऐसे विटामिन, ऐसी चीजें, द्रव जिसको हम कहेंगे, हमारे बॉडी में बनती हैं, वो अगर चीज ऊपर वाले ने एज इट इज उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, अगर आप दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं तो द फैक्टर डजंट रियली प्ले। सो द गुड न्यूज फॉर 2/3 ऑफ द मेल्स who may have what is called as challenges in fertility can be sorted out by just common sense means. So this is my second take home message for all my friends who would be listening. And finally, आप अगर इवैल्यूएशन मेल का केवल सीमेन एनालिसिस के इक्विवेलेंट रखते हैं तो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एडवाइस, आपसे हाथ जोड़कर विनती, प्लीज डोंट इंटरप्रेट योर ओन रिपोर्ट्स। Right. Even at the end of this much learning, if we are unable to tell you, it is a composite of a lot of things. So it wouldn't be fair to look at yourself and go through a psychological process, either saying कि मुझ में कोई खामी नहीं है या ज्यादा। Let an expert handle it for you. Let a person who knows it give you their inputs and whether really some help is needed or not. So do not fall into that trap of self-medication. And finally, ये एक स्लाइड मैं बताना चाहता हूं, देन आई विल आस्क यू टू आस्क मी क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग। तो हमारा स्पर्म या जो स्पर्मेटोजोआ जिसका मैंने आपको नाम दिया, ये एक सीमेन सैंपल में मिलियंस में हमें दिखता है। पर ये जिस सेल से बना था उससे छोटा होकर, तो हम इसको मिनिचुअराइज्ड वर्जन कहते हैं। तो ध्यान में आए आपको इस बात की कि ये एक, जैसे आप समझिए एक सेल बड़ा था जिसका शेप कोई भद्दा सा था, बहुत सुडौल तरीके से बना हुआ एक एनाटॉमिकल प्रोडक्ट है जो मिलियंस में बनता है, पर इंडिविजुअल स्पर्म पे निर्भर है कि उससे बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। So the damage that occurs is to this end product sometimes because of a lot of these additives, pollutants, etc. So a sperm count is not representative of the damage to an individual sperm. I hope now you can understand what I'm trying to do. Right. Understood. Please, now you can ask any questions if we have, or which you think will add to the knowledge, so I can then proceed with my slides. Okay. So should I remove these slides from the main screen or? I think so, because I think I have conveyed to my audience, and then I'd like to take those special questions, yeah, matlab relevant questions where we can suggest some remedies or even Right. for that matter ways out. Yeah, please do that. Right. As we discussed about each and every aspect, obviously हमने थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस की. But another very important factor, usually people says that why doctor recommends, suggest or prescribe antioxidants. It's a very common thing. लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर ने ही एंटीऑक्सीडेंट बताने थे हम खुद से खा लेते, और ऐसे क्या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी इस सिचुएशन को ठीक कर देंगे. सो my first question is कि what exactly antioxidants do with us, or is it really helpful to take those antioxidants for a prescribed period of time? Okay, it's an important question and needs to be answered. पहले तो देखिए, आपकी हर सेल की जो प्रोसेस होगी, एक्टिविटी हम कहेंगे उसको, हर तरह की एक्टिविटी आपका सेल जो करेगा वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा उसमें. अब हम इसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं. दिस इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में ऐसी कई एक्टिविटीज है जिसके लिए ऑक्सीडेशन ये जरूरी है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना. अब ये जब लिमिट के बाहर हो जाती है तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है. तो हाइपोफर्टिलिटी में ये माना जाता है कि पुरुषों का काउंट, या जो फैक्ट्री बना रही है जिस स्पर्म को,
वो फैक्ट्री बनते हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है, मतलब ऐसी कई चीजें उसमें ऐड हुई। जैसे हम एक धुआं भरी रूम में अगर बैठे तो सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, हमारे लंग्स फेफड़े सही है लेकिन वो काम सही नहीं कर रही। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द काइंड ऑफ सब्सटेंस, हमारा बॉडी खुद बनाता है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे, टू डिस्ट्रॉय एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब हुआ है जब आपकी रिएक्शन हद के बाहर हो रही है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब कि भाई आपकी रिएक्शंस आउट ऑफ हैंड थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब ये राइट। जब आपकी प्रोसेस हेल्प करनी है हमें, तो इट इज लाइक प्रोवाइडिंग, बाहर से खुराक दिया गया है। अब इसको कितना और कब देना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कहीं शुरुआती स्लाइड में आपने देखा होगा 60 to 90 days are required for a sperm to pass through its lifespan. राइट। So anywhere 60 days would be 2 months, 90 days would be 3 months. So अगर आप कोई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उसको सही मात्रा में, because there are many drugs which are mixed in a particular proportion which are known to give the best impact. Now as we will go along, यही टॉपिक है। तो न्यूट्रासिटिकल्स का मतलब ये हुआ कि 2-4 का कॉम्बिनेशन, 10 का कॉम्बिनेशन, 11 का कॉम्बिनेशन एटसेट्रा। अब ये कॉम्बिनेशन चेक किए गए हैं एंड वी फाइंड अ सर्टेन कॉम्बिनेशन टू वर्क इन अ सर्टेन सेट ऑफ पेशेंट्स। बट अगेन देयर आर ब्रॉड फ्रेमवर्क विच सजेस्ट कि ये दवाइयां लेनी या नहीं लेनी। So it is not based on whims and fancies. उनका benefit दिखाया गया, but the good or bad news is unless you combine it together, you're not going to get the best benefit. जैसे ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स को ही आपको 2-3 नहीं बल्कि वो एक सेट, इसलिए आपने जो सवाल पूछा, ईच एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा फिक्स करके बंदे को कितना देना चाहिए, कैसे वो इफेक्टिव होगा, इस पर जब बहस होती है उसके बाद में आप जरूर ले सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो कोई गलत है, पर उसका जो बेनिफिट आप एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लेना चाहते हैं, उसकी इवेल्युएशन प्रोसेस सही होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका एंड पॉइंट में भी डिफरेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड पॉइंट। राइट। मेरे लिए अगर किसी बंदे का काउंट 1 या 2 मिलियन अगर अच्छे क्वालिटी का ग्रेड 3 के स्पर्म मिल गए with assisted reproduction with IVF ICSI, I can give them a baby. Your endpoint may be 30 million, जो शायद नहीं हो पाएगा। So नहीं। again, that is where the medical process comes into play. So we can say yes, antioxidants do help, but self medication is wrong because जो डॉक्टर Dangerous. आपके सामने हैं उनको प्लीज कंसिडर कीजिए। द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल इज रियली नॉलेजेबल एंड वो वहीं पे तभी हैं क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। So Dr. Kulkarni, next we have what is the difference between a supplement and a nutraceutical? ऐसा सच में Yes, मानना again, है लोगों का? yes, a very good बिल्कुल। question actually. Technical question. Supplement is something where if you go to the gymnasium and you want to build up muscles, so you add something which was lacking. It is very similar to look at nutraceutical. The only difference here is the nutraceutical is a substance which has first been isolated, unlike a supplement, which has been shown independently to work. And then you combine it with 4 or 5 different ones to get what is called as the net benefit. And now this is for a core area. Now this is for a core function. दैट मीन्स आप केवल टेस्टिस या उसके आउटपुट, या हम जिसको अंडकोश कहेंगे, उसके आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं। सप्लीमेंट कैन बी फॉर द होल बॉडी, होल सप्लीमेंट बॉडी। कैन बी नॉट। तो ये वाला स्पेसिफिक है। तो न्यूट्रासिटिकल इज अनदर टर्मिनोलॉजी, मतलब हम बाल की खाल उतार सकते हैं, ये देखिए कि बहुत सिमिलर है तो भाई इसको अलग क्यों है। तो अलग इसलिए है कि इट इज गॉट अ स्पेसिफिक जॉब टू डू, इट हैज टू इम्प्रूव a specific organ ka function to be able to give the output that you want. Right. So we can say that yes, supplements are important for your body, or we can say your reproductive system as a whole. You really need some special kind of medications. Another way is it's a Doctor, specialist. It's like, ये general जो होता है, supplements is a general term जिसके under nutraceutical आएगा. right, Nutraceutical is specific. right. So next thing is आजकल बहुत फोकस है हमारा डीएनए फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। द सिंपल पर्सन कैन आस्क यू कि सर मेरा डीएफआई ऐसा क्यों है, ये परसेंटेज ज्यादा या कम क्यों है। अंदर से चाहे उसको इतनी नॉलेज ना हो, बट
उसका फोकस रहता है कि मैं पता तो करूँ ये है क्या। सो वी रियली वांट बिल्कुल। यू टू प्लीज शेयर इंफॉर्मेटिव टिप्स विद द व्यूअर्स, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये एक साइंटिफिक वे में सच में इसको जानने समझने की जरूरत है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, एट द बिगिनिंग हमने बातें की थी कि भाई सीमेन एनालिसिस इज नॉट द राइट वे टू इवैल्यूएट, या साल ब साल इतने सालों से वो जो एक चीज होती जा रही थी उसी को हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इट इज लाइक आपका सोना कितना खरा है जानने की जो आप टेस्ट करती हो, वो अगर आपकी टेस्ट आप करें और उसमें ये बताएं कि कैरेट्स कितने हैं, तो इनडायरेक्टली आप सोने के बारे में सारी जानकारी पा लेते हो। नाउ विथ डीएफआई, और वी आर लुकिंग एट फ्रेगमेंटेशन कितना है, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। मतलब ये एक फाइनल लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की टेस्ट हो रही है आपकी। इसमें आप ये चेक किए जा रहे हो कि वेदर अ पर्टिकुलर स्पर्म हैज अंडरगॉन डैमेज टू इट्स कोर, द डीएनए। तो ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें वो नाकाम स्पर्म, या उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा या शायद उससे हमें डैमेज होगा, तो इनडायरेक्टली ये टेस्ट है। पर इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। दो इट माइट बी अ सिंगल फिगर, और यू माइट से डीएफआई इज अ फिगर which tells you about the quality of an individual sperm which we check. It does not represent all the sperm or the one which we use for, let us say, a procedure जिनका count बहुत poor है. Secondly, it indirectly is not a preventive test, it's a therapeutic test. मतलब भाई जिनमें कोई खामी हो उन्हीं में डीएफआई किया जाता है, और वो खामी की इंप्रूवमेंट जब हम देखते हैं, तो रिमेंबर हम पूरे पॉपुलेशन में से एक स्पर्म जो मिलियंस में पड़े हुए उसमें से एक स्पर्म को चेक करते हैं। अच्छा, वो डीएफआई करने के लिए हम 10 20 50 100 स्पर्म को चेक करेंगे, एक नंबर देंगे आपको। वो परसेंटेज ये बता रहा है कि आपके बॉडी में कोई ऐसी प्रोसेस है या आपकी बॉडी इस तरह से वो स्पर्म बनाती है जो डैमेज्ड है। इट इज लाइक योर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। सो ब्रीफली सेड इट इज अ क्यूसी टेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको वो कोलेस्ट्रॉल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल अब नीचे आ गया ऊपर आ गया वाला, वैसा नहीं है। बट इट गिव्स मी एन आइडिया। So the good news, like I said in a mail, is I may find a huge population में high degree of damage to sperm, but I may still identify one sperm which is of high quality, which science gives me the chance to build on and give you a healthy baby. So at the end of the day, DFI does have a role, and yes, it can be used as a parameter आपके लिए कि भाई आपके sperm की quality. So it should be used in addition to your semen analysis. But it is a technical term to be used by doctors. So I hope it's not a self help वाली टेस्ट, या उसको Right. पकड़ के आप नंबर को कि भाई मेरा डीएफआई अब कम हो गया, इतना हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं। दैट इज, it's drawing the wrong conclusions from just one single test. That's my only contention. It's not the only test. राइट, राइट। एंड डॉक्टर कुलकर्णी, ऐसा क्यों कहते हैं कि एक हार्मोनल टेस्ट आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल्स, व्हाई नॉट फॉर मेल्स? यूजुअली वी They इग्नोर द are. फैक्ट, और No, हमें they are पता है। important. राइट। सो So रियली it's वांट टू नो मोर अबाउट दिस। Yes. So I think it's a misconcept that males do not have to undergo hormone tests. It is just that the tests that are required are very specific. मतलब let us look at the extreme कि भाई एक पुरुष में 0 काउंट है, वहां से लेके कोई 1 मिलियन तक के काउंट वाला होगा जिसकी ऑब्वियसली क्वालिटी भी पुअर होगी। उसके बाद में आपको बहुत सारे ऐसे मेल्स होंगे जिनमें वी फील सर्टेन थिंग्स आर इन एक्सेस और नॉट। अब इन सारे मेल्स में यू विल बी सरप्राइज्ड, थिंग्स लाइक प्रोलैक्टिन लेवल ऑफ एलएच जो फीमेल्स में की जाती है फीमेल्स में। टेस्ट, प्री टेस्टोस्टेरोन, ये सारी टेस्ट हम जरूर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट नहीं होती, पर हुआ ये है कि देयर इज अनड्यू अटेंशन गिवन टू अ semen analysis. So everybody finally thinks that everything comes from a semen analysis and they get fixated to these numbers. So I feel, yes, there are a lot of hormone tests that we do. The advances which we have are related to hormones being checked. मतलब जो मेल हाइपोफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है उनमें हार्मोन की टेस्ट बाकायदा होती है, और उनको सप्लीमेंट करने की दवाई, हाँ, इतने तक नहीं होती जितने फीमेल में होती है। दैट आई डू अग्री। सो डॉक्टर कुलकर्णी,
जैसे कि हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात की, एंड फीमेल्स के लिए हमें पता है कि हम डे 2 पे जी जाएँगे, सारे टेस्ट हो जाएँगे। मेल्स के लिए हार्मोनल टेस्ट इम्पोर्टेंट है, वी डू नो। बट यूजुअली बस एक ही हार्मोन पे हम फोकस करते हैं, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। सो ऐसा क्यों है कि हम बाकी हॉर्मोन्स को भूलते हैं? एंड अभी आपने मेंशन किया कि यस वी डू नो दैट अदर हॉर्मोन्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ कपल? अगर मान लीजिए कोई फीमेल मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड केस है, आपके पास ऐसे केसेस यू जी मस्ट हैव हैंडल्ड एन नंबर ऑफ केसेस, जी सक्सेसफुल केसेस जी आई वुड से। जी तो कहाँ पे जाके आपको लगता है कि एक मेल के लिए हार्मोनल टेस्ट आर इम्पोर्टेंट? So it is किस not possible to differentiate, Purnima ji, between hormonal tests as such. They are part of that battery. मतलब जैसे मान ओके। लीजिएगा मैंने क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जनरली मेरे हम्म। पास कई बार पेशेंट्स आते, डॉक्टर साहब मैंने सोनोग्राफी करी मेरे टेस्टिस की, वहां जो है वैरिकोसील दिखाई दिया। अब हम्म। ये वैरिकोसील जब आपको सोनोग्राफी में दिखाई दे रहा है तो शायद ये सिग्निफिकेंट नहीं है अनलेस फिजिकली उसे एग्जामिन किया जाए और वो है। अब ये कॉमन गलतफहमी या धारणा ये है कि भाई वैरिकोसील है तो उसकी सर्जरी की जाए, ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम बाद में शायद टैकल करें। बट आई कम बैक टू योर हार्मोन क्वेश्चन। नाउ इन योर हार्मोन क्वेश्चन आप कह रही टेस्टोस्टेरोन, इट इज नॉट एट ऑल द टेस्ट दैट वी यूजुअली डू, बिलीव मी। व्हाट वी लुक फॉर इज फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो आपको ये समझना है कि टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन क्या है। तो जो पुरुष बनता है उसका पुरुष होना, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना, उसके बाल खास तरह से होना, उसकी हाइट, उसका मस्कुलेचर वगैरह, या उसकी दाढ़ी आना, या बहुत सारी और चीजें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर बेस्ड ऑन द टेस्टोस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन हिज ब्लड। बट the same hormone is also present in a woman. So please don't be under the impression that there is no testosterone in a woman. The percentage is lower. Now what is the meaning of lower? तो इसका केवल 1% हिस्सा जो आपके ब्लड में है पुरुषों के, वो रिलीज किया जाता है एज फ्री टेस्टोस्टेरोन। अब बात जो आपने कही टेस्टोस्टेरोन की, कई पुरुषों में ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होती है लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जो एक्टिव है, जिसको हम कहेंगे इफेक्टिव है। इट इज लाइक योर आर्मी जो गश्त लगा रही है। आपके ओके। मोहल्ले में दो बंदे दिखेंगे आपको जो वहां हम्म। पड़े हुए हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर कम हुआ है तो वो सप्लीमेंट देकर हमारी टेस्टिस का फंक्शन इंप्रूव करने में फायदा हो सकता है। सो दिस इज एज फार एज योर टेस्टोस्टेरोन वाली वैल्यू की बात है। नाउ द सेकेंड पार्ट, free testosterone is surprisingly found higher in women. Someday Purnima ji will talk about ओके। polycystic ovary, जिस पे बहुत सारी बातें होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। वहां राइट। ये चीज ज्यादा है, ये चीज बल्कि ज्यादा होती है, और उसको ठीक करने में कोई कई दवाइयां हम देते हैं जिससे राइट। फीमेल में वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो फ्री की मैं बात कर रहा हूं वो कम किया जाए। तो पुरुषों में अगर वो कम हुई है तो क्या होगा टिपिकली, शायद फैक्ट्री का आउटपुट कम होगा। अब ये जो है आपकी फैक्ट्री बनने का जो समय है, ये एडोलेसेंट पीरियड का है पुरुषों में। सो एट बिटवीन लेट अस से 12-13 ईयर्स टू अबाउट 15-16 ईयर्स तक ही ये एकदम सर्ज करता है या ऊंचा चला जाता है, बाद में एक सतह पे मेंटेन हो जाता है। So your free testosterone levels generally don't fluctuate, and we really don't need to look at that as an active parameter. But yes, I agree with you that certain supplements may be given, but this is a dangerous area. बिल्कुल हमें और चीज एक ध्यान रखनी है कि ये टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स अगर कोई जिम में जाके लेता है टू डेवलप देयर मसल्स, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस। वी हैव राइट। सिचुएशन जिसमें वो एडिटिव्स, प्रोटीन लिया जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें ये एडिटिव दिए जाते हैं ताकि आपका मसल मास बिल्डअप हो, या एथलीट्स होते हैं इनमें, बल्कि इट इज अ बैंड सब्सटेंस इन द ओलंपिक्स। So it राइट। not only causes bodily damage but enhances your muscular performance, but it damages your reproductive function. So please be careful about looking at testosterone per se. Right. And as just Dr. Kulkarni mentioned that exercise, gymming, जब आप जिम जा रहे हैं, you could be using these whey protein, Inadvertently. big boxes, big bottles. So please avoid those things. If particularly if you are in this fertility journey, then you need to avoid these things. Dr. Kulkarni, you just mentioned about varicose vein. So we have Ji. many queries related to this. First, Yes. that
how to grade this, and it is really necessary that every varicocele needs a surgery. So excellent question and thank you for bringing the thing to the notice of my audience. देखिए ऐसा है कि पुरुषों में ये देखा गया है कि जो वीनस सप्लाई ड्रेनेज होता है आपका, मतलब आप ये तो जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो कोर फंक्शन कर रहा है उसको एक ब्लड सप्लाई का आना, मतलब फ्रेश ब्लड आना जरूरी है, वहां से वापस ले जाना जो है वो जरूरी है। अब हमारी टेस्टिस जो है उसमें हम इसको कहते हैं कि आर्टीरियल फ्लो आपके बहुत तेजी से आ सकता है विद लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज द हार्ट इज पंपिंग ब्लड। जो वहां से लेकर जाता है ब्लड, वो प्रोसेस बहुत लो प्रेशर वाली होती है। लो प्रेशर मतलब आपको ये समझना है 120/80 आपके हार्ट में अगर प्रेशर है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, तो भाई कुछ कम कम होते हुए वो एंड ऑर्गन तक आपके पहुंचेगा। अनफॉर्चुनेटली वीनस सिस्टम में केवल -1 या 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का डिफरेंस होता है, तो वहां से बाय नेगेटिव प्रेशर ये पूरा ब्लड खींचा हाँ, जाता है ऊपर हृदय की तरफ। अब इसमें ओके। हमारे ऊपर वाले ने जो हमको बनाया है उसमें वीनस एक बहुत बड़ा जाल सा बनाया है टेस्टिस में, जहां से ब्लड वापस खींचा जाना चाहिए। अब कईयों में आपने देखा होगा वैरिकोज वेन्स हम कहते हैं, पैरों की दिखती है वो बड़ी धमनियों की तरह। अब राइट, राइट। यही चीजें अगर पुरुषों में टेस्टिस में फुली हुई होती है तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है। वी कॉल इट स्लजिंग, मतलब वो ब्लड वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब ओके। जिन बंदों में वो दिखता है या वो ब्लड सप्लाई होता, मतलब पॉजिटिव आ गया, आपका नेगेटिव जो हार्ट की तरफ जा रहा है वो बहुत स्लोली जा रहा है। अगर ये चीज हो रही तो वो फूली हुई दिखेंगी आपको। ऐसा माना जाता है कि हम पहले शायद बंदर हमारे वंशज थे, तो हम वो 4 पैरों पे चल रहे थे तो उनको वैरिकोसील नहीं था। हम जो अपने 2 पैरों पे खड़े हो गए तो भाई हाँ। प्रेशर जो अर्थ का होगा उससे शायद ये हुआ होगा। लेकिन मोटा मोटा हमें ये समझना है कि सम मेल्स में हैव इट। सो लेट मी पुट इट टू यू इन सिंपल टर्म्स, सम मेल्स में हैव वैरिकोसील्स, विच मीन्स एक वो वेन्स दिख रही है। अब सेकंड सवाल, कई भाइयों में ये वैरिकोसील होते हुए भी उनको फर्टिलिटी है। दिस स्टडी हैज बीन प्रूव्ड इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, more males were found to have varicoceles who had babies of their own, biological children, as opposed to ones as opposed हम्म। to the ones who did not have। but इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वैरिकोसील को इग्नोर करना है। तो इग्नोर। वैरिकोसील का मतलब ये नहीं हुआ तुरंत सर्जरी कर लो, पहली बात। सेकंड, अगर आप वैरिकोसील को डायग्नोज करते हो तो ये सोनोग्राफी से नहीं डायग्नोज होना चाहिए। योर क्लिनिकल डॉक्टर शुड एग्जामिन यू फिजिकली, और उसकी फिर ग्रेड्स होती है 1, 2, 3 and 4। सो 1 इज कॉल्ड मिनिमल, जो हाथ को लगता नहीं है डॉक्टर के व्हेन ही एग्जामिन्स यू। 2 वुड बी विच इज विजिबल और पाल्पेबल। अब ये दो जो कैटेगरी है इसमें शायद आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। यहां न्यूट्रोसिटिकल्स इटसेल्फ का रोल हो सकता है, या आपका आउटपुट ऑफ स्पर्म मे बी स्टिल गुड इनफ फॉर यू नॉट टू गेट अफेक्टेड। एज यू एज शायद उसकी जरूरत लगने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, पर ये ओके। जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी करने की जरूरत है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, हमने जो देखा है जिनकी सर्जरीज करने की जरूरत होती है वो लेफ्ट में ज्यादा कॉमन होता है, राइट में लेस कॉमन होता है। इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेफ्ट वैरिकोसील कंपेयर टू राइट। एंड कईयों राइट। में बायलैटरल दोनों तरफ हो सकता है। तो बायलैटरल दोनों तरफ अगर हो तो उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक फैक्ट्री का हिस्सा जो है वो कॉम्पेंसेट कर रहा था दूसरे की तरफ से। तो कईयों बिल्कुल। में ये मानना है कि केवल वैरिकोसील है, और अगर दोनों तरफ का है तो शायद ग्रेड 2 भी हो तो भाई उसकी सर्जरी का सोचना चाहिए। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, द सर्जरी इज वेरी सिंपल एंड इट कैन बी डन बाय वेरियस वेज। अगेन, ये सर्जरी करने के पश्चात जनरली काउंट में इंप्रूवमेंट देखी गई है। नॉट जस्ट काउंट बट क्वालिटी ऑफ द सीमेन, काउंट ओके। quality of the sperm. But you must remember, unless you're giving nutraceuticals or drugs along with this, which are going to improve the environment inside, you're not going to get the expected results. राइट, And the अंडरस्टूड। final piece of news is that varicoceles are a very easily correctable thing. So I can only share this with you. We have many patients who have an active, say, cricketing career or a sports career, who are involved with using the muscles of their abdomen and who have varicoceles, who required to be off the field, as they say, for just about 2 to 3 weeks. After the surgery, they could get back to training.
So it is not something that the surgery is considered very difficult to do, but it has to be done by a technical expert, if at all. Right. And as I said, a lot of varicoses may not require you to operate on them. And Right. finally, a varicocele is the only source for a surgeon to interfere in the fertility treatment of a patient. Right. So we feel to be careful. उनके कहते हैं ना हाथ में वो जो है फीलिंग कि भाई मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ, तो not necessarily all of them require surgery. And the good news is we can store sperm, which sometimes, so the technology for storage of sperm, for utilization of a single sperm, has reached so far ahead now in science कि we literally tell a patient, give me a healthy sperm and I'll give you a baby. मतलब ये बात कहाँ तक सच है हम नहीं जानते, लेकिन आज की दुनिया में ये पॉसिबल है. Lot of patients come to us for cancer के irradiation treatment होती है. We've recently had a case where they had gone for irradiation, they had stored their sperm before they underwent radiation. Right. And with those stored sperm, which were stored 5 years back, we could retrieve those sperm, give them a pregnancy from those stored sperm. There's another couple हमारे यहाँ पे who came to us because they read about us or whatever, and her husband had a zero count. So very typically, he was related to the pharma industry, so he knew a little bit about the medical part. But obviously, they had infertility wala problem, and his count was zero. So at one point of time, you couldn't have given them any treatment. Right. एक वक्त था कि उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, बल्कि या तो अडॉप्ट कर लीजिएगा या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करें. लेकिन इनके केस कुदरत ने एक ब्रिज जो होता है बीच का उनके ऑर्गन्स का वो बनाया नहीं था, बल्कि स्पर्म थे टेस्टिस में. तो इट इज जस्ट दैट द फिजिकल थिंग वाज लैकिंग. हम इसको CABD सर्जरी कहते. तो इन केस में हमने IVF किया, अंडे निकाले स्त्री से, और उसी वक्त उनका IVF होने के बाद वी टुक द जेंटलमैन अप फॉर सर्जरी. सो जैसे ही उनका एग कलेक्शन हो गया, तुरंत उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, जो 10 मिनट में यील्ड कर गया बहुत सारे ढेर सारे स्पर्म. अब उसको जो है वो स्पर्म को निकाल के उसमें से हार्वेस्ट किया गया सबसे अच्छा स्पर्म, विच वॉज ऑब्वियसली केपेबल. ऐसा पता चला हमें बाद में, बिकॉज फिर फर्टिलाइज किया हो जो एग था वो लेडी में इम्प्लांट किया, और उसके बाद में शी कंसीव्ड अ लवली चाइल्ड. शी डिलीवर्ड विद अस, एंड सरप्राइजिंगली दिस वाज बिफोर द कोविड थिंग, एंड वी हैड केप्ट दैट स्पर्म सैंपल बिकॉज कल पता नहीं हमें अगर इसकी जरूरत दोबारा लगे तो. So we had kept that sample, and happily post-COVID they came back to have a second child, and we had still preserved those sperm. So this is more to explain to you what modern science can do to you. But it is one lesson that you must learn. Ki the second time when they came to us with the second sperm, which we must have stored so many years back, we could retrieve it, do one more attempt at IVF. They got a second child. The family is complete. So the gentleman came to me finally in the consulting and said, डॉक्टर साहब आपने मेरे सर से वो लांछन पहुंच दिया कि जिसमें मेरा काउंट 0 था और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता. अब कोई मानेगा भी नहीं कि मेरा काउंट 0 है. बिल्कुल. राइट. सो दिस इज हाउ फार साइंस हैज गॉन. बिल्कुल. एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि जीरो काउंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेरेंटहुड की जर्नी है उस पे भी जीरो लग गया है. इट्स यूजुअली अ मिथ, बहुत बड़ा मिथ है. जीरो काउंट मीन्स यू कैन नॉट डू. आपके नाम के आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं लग सकता, आपका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं बन सकता. इट्स नॉट सो. एंड डॉक्टर कुलकर्णी, इवन अगर हम जर्नलाइज्ड वे में बात करें तो वी यूजुअली टॉक अबाउट एग फ्रीजिंग. स्पर्म फ्रीजिंग तो शायद कहीं आता भी नहीं है कॉमनली. जब हम बात करते हैं फ्रीजिंग टॉपिक टच करते हैं तो बल्कि आपको मैं ये बता दूं पूर्णिमा जी, एग फ्रीजिंग केम आफ्टर स्पर्म फ्रीजिंग. सो स्पर्म फ्रीजिंग इज बीन प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड हमें थैंक यू बोलना चाहिए हमारी वेटरनरी इंडस्ट्री को कि मतलब वेटरनरी साइंस इज सो एडवांस कि वहां बिलियंस, और बल्कि ये जो काउंट हम कहते हैं मेल्स का वो कुछ नहीं है, वो वेटरनरी इंडस्ट्री में ये इतने अच्छी तरह से स्टडी किया गया है टू गेट, इफ यू अंडरस्टैंड, वो ब्रीडिंग जो होता है उनके एनिमल्स का. तो ये पूरा साइंस ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था. हमें केवल उसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसको सही इस्तेमाल करना था. नाउ विथ रिगार्ड टू एग फ्रीजिंग एंड स्पर्म फ्रीजिंग, द बेसिक डिफरेंस इज एग फ्रीजिंग इज मच मोर डिफिकल्ट. यू मे लूज एग्स, बट स्पर्म में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता. सो द गुड न्यूज, एज आई सेड, is one of the fallouts. This is a story I'm sharing with you.
कि कैनेडियन आर्मी में जो कॉन्स्क्रिप्ट्स थे जब वो कुवैत की वॉर चली थी, तो दे हैड सेंट पीपल ओवर। तो वहां के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कि भाई आपके हम स्पर्म स्टोर करके रखेंगे, आप चले जाइए, वो मुफ्त में होगा, हम गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्विस दे रहे हैं आपको। तो आफ्टर द वॉर, इफ यू केम बैक and you are alive, then we will charge you for that thing. The government will pay for it, of course, for the storage. But if you don't, it is the kind of gift where your wife can have children from you. तो मतलब ये process बहुत institutionalized, it has been properly studied, and we do get excellent results. Now, the reason I'm saying this is sperm storage is something which is routinely done in our setup. The body that controls this is the ICMR, Indian Council of Medical Research. I'm sure you know of that since COVID. So वो हमारा center ICMR recognizes. So there are certain guidelines. So you can't do it randomly. But as you said, for fertility, sperm freezing is a very well accepted methodology. We do use it, and lots of males have benefited from it. Like, we call these as overseas babies. So I can share this with you. We had a couple jisme, everybody is empowered very well. So the woman was in New York, and she was an executive. So she flew in here to want to have a baby, and she was promptly going through her process of hormones देकर उनके eggs बढ़ाना. एंड बाद में जो है, द जेंटलमैन वाज इन जापान एन एग्जीक्यूटिव, तो वो भी हमारा इंडियन ही था बंदा. सो ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम दिस एंड टू मुंबई, एंड दे वर फ्लाइंग इन फ्रॉम द अदर एंड. और द वाइफ हैड अंडरगॉन द प्रोसीजर, द हस्बैंड वाज हेल्ड अप बिकॉज ऑफ समथिंग. सो आज आऊंगा, कल आऊंगा चल रहा था. फाइनली, जस्ट 2 days बिफोर हर एग कलेक्शन, वी वर एबल टू स्टोर द स्पर्म. तो वो जो था, ये बच्चा जो बना, और वो बंदा वापस चला गया जापान बिकॉज ही डिडंट हैव टू मच लीव. So it was like touch and go, and eventually they conceived. So we had only one question to them: भाई ये बच्चे की nationality क्या गिननी चाहिए हमें? Japanese होनी चाहिए, American? But this is the advantage of modern science, and it's not very costly. So another thing that one would be worried about is the costs are not prohibitive. The technology is very much available. It's not an electric car anymore. Right. And viewers, if you are in Mumbai or around Mumbai, please do visit Dr. Kulkarni. Dr. Kulkarni, आपके centers कहाँ कहाँ हैं? Because मुंबई के area से थोड़ा I am not familiar with. You can please share this information with our members. Sure. So Purnima ji, we will invite you separately to come and visit our center. But for all our viewers here, Siddhi Life is an ICMR recognized center in Borivali. We are practically located on Borivali station. So अगर कोई बम्बई के बारे में जानता हो, तो there are suburbs, and I'm sure we are in the northwestern suburb, and most of your railways, etc., deposit you from the western railway onto Borivali station. भाई मोटा मोटा आपको ये बता दे कि स्टेशन से बाहर निकले तो हमारा सेंटर दिखेगा, सिद्धि लाइफ. नंबर्स हम शेयर कर चुके हैं पूर्णिमा जी के साथ. We also have one more center in Borivali East. So ये वेस्ट और ईस्ट दोनों में हमारे सेंटर्स है. The numbers, and there is a helpline number and the website. So I'm sure I'll just quickly give the numbers to them. The office number to call is 9833834152. I repeat, 9833834152, and you can log on to our website www.siddhilifeivf.com. You can leave a message there, or you can put in a comment or whatever. Seek an appointment on info@siddhilifeivf.com. We are in Borivali, and it would be possible. That is the other thing I want to highlight here. तो हम ये मानते पूर्णिमा जी कि all my patients deserve our attention. Nobody should be treated in this sensitive phase of their life. So we promise you one thing in Siddhi Life, कि if you come to us, you are directly going to contact us. There's no need for you to be, because the amount of pressures you're passing through, you want to know who's. So I have this written on my desk. The buck stops on my desk. So if I can answer your question first up, I'll be happy. So with the small little formalities you do, you directly meet me. There's a secretary, etc., who will arrange for the appointments. And पहला appointment बहुत जरूरी होता है, जिसमें husband and wife both should be present. We discourage the in-laws or the other people, but I'm sure they too are welcome. But we like to first explain to the couple, because they are what is called as election commission declared adults. So they should understand their problem first.
And then of course the relatives should so we encourage them to take informed choices, decisions. Or me and my wife are both infertility specialists, and a consultation is always a joint one, so that you don't feel isolated. It's the husband and wife who come in and they are tackled by another couple, so that way, and my staff is forthcoming. Office hours are in the morning. We don't work on Sundays, but you're welcome to write to us, and you will find that we would probably be able to help you in most cases. बिल्कुल. एंड व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू विजिट डॉक्टर कुलकर्णी इफ यू आर इन एंड अराउंड मुंबई. आज के सेशन के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिले तो हम हैं आपके साथ. आप पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे. एंड ऐसा नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, वी नेवर वांट टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग एज इनफर्टिलिटी. हम हमेशा बात करते हैं फर्टिलिटी की. That is why we are your fertility दोस्त. We don't want to put in before your fertility journey. आप फर्टाइल हैं. माँ बनने का हक, पेरेंट्स बनने का हक, माँ बाप बनने का हक आपका ज़रूर है. कोशिश है तो एक सही डॉक्टर चुनने की एट द राइट टाइम. समय को बर्बाद मत कीजिए. आजकल करके एज मत जाने दीजिए. एज really plays an important factor when you are into this journey. So believe me, choosing a right doctor at right time in your city is really important. And if you really want to choose a right doctor, just let us know. We are just a message away. And again, thank you, Dr. Kulkarni, so much for joining us today. It was nice talking to you. बातें हमने छोटी छोटी की, बट बहुत समझदारी की. एंड आई होप इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपने व्यूअर्स को समझाया, बिकॉज वी हैव full number of comments. Thank you and great information. So viewers, ये पूरा सेशन हमारा इसी लिंक पे सेव्ड है. अगर आपको लगता है आपसे कुछ मिस हुआ, या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सुनकर ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ डू शेयर दिस लिंक विद दैम. सोसाइटी में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो हम, आप और डॉक्टर कुलकर्णी जैसे डॉक्टर मिलके ज़रूर फैलाएंगे. Thank you, Doctor. Purnima, I Once must take a minute of your time. Thank you so much to you, Fertility Dost, and to the viewers who have spared time. And I think एक चीज हम बार बार ये बताना चाहेंगे कि फर्टिलिटी का जो है, अगर इनफर्टिलिटी कहते तो उसको फर्टिलिटी कन्वर्ट करना पॉसिबल है. 85% of the times we can help you have a baby, and yes, you're welcome to visit us. And I think साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज इसेंशियल, एंड इसलिए यूनिवर्सल रेमेडीज को भी मुझे थैंक यू करना है. एंड वी डू होप द नेक्स्ट सेशन वी हैव विथ यू, पूर्णिमा जी, आई एम in advance saying there will be one, will address specific questions of the people, बिल्कुल, which sure, I we'll do think we that. have not been able to do. So you will have to forgive us for that. But we were trying our best to initiate the topic, and I'm sure we will be continuing this in the future. Thank you again. God bless you, and have as many children as you want. Thank you, Dr. Kulkarni. Thank you, UNS, for running this. Thank you, viewers. Bye-bye.